नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। भारत में 2018 से 2020 के बीच मातृत्व मृत्यु दर में भारी गिरावट। राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसी खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता ग्रहण करने के दिन कल देश की 100 इमारतों पर रोशनी की जाएगी। क्राइस्टचर्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्षा के कारण रुका और फीफा विश्व कप में आज फ्रांस का मुकाबला ट्यूनीशिया से और ऑस्ट्रेलिया का सामना डेनमार्क से। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 89 सीटों के लिए कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के 19 जिलों में कल मतदान होगा। मतदान सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। लगभग 2 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनावकर्मी चुनाव सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने कहा कि राज्य में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं और 89 कैंडिडेट्स है। हमारा पोलिंग स्टाफ का ट्रेनिंग हो चुका है। कल से रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे काम चल रहेगा। मतलब पोलिंग पार्टीज रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे आएंगे और ईवीएम्स लेके जाएंगे। टोटल वोटर शेड फर्स्ट फेज के लिए 2,39,76,670 है। और आइए हम बात करते हैं सूरत में मौजूद हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस, सूरत में चुनावी माहौल कैसा है? निखिल, यहाँ सूरत जिले में कुल 16 सीट है और शहरों में ही सिर्फ 12 सीट है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने 12 में से 12 सीट जीती थे। इस बार ज्यादातर सीटों पर भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और कल सुबह यहाँ पे दूसरे जगहों के साथ भी पहले चरण के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। निखिल जी, धन्यवाद मानस आपका। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जहां झुग्गी वहीं मकान हाउसिंग स्कीम से करीब 10 लाख लोगों को फायदा होगा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से शहर के लगभग 50 लाख लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू की गई लैंड पूलिंग योजना से 75 लाख लोगों को फायदा होगा। श्री पुरी ने यह भी कहा कि मास्टर प्लान 2041 अपने अंतिम चरण में है और इससे राष्ट्रीय राजधानी में विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिन के हरियाणा दौरे के अंतिम दिन आज आशा कार्यकर्ताओं, महिला पहलवानों, ओलंपिक खिलाड़ियों और छात्राओं से बातचीत की। चंडीगढ़ में आज राष्ट्रपति ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया कि महिलाओं में कितना ऊर्जा है। वो ऊर्जा को केवल फैमिली के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। दुनिया लोग महिलाओं का ऊर्जा को देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी देखने की जरूरत है। महिलाएं कमजोर नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। राष्ट्रपति ने राजनीति, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादन और रक्षा क्षेत्र में हरियाणा के योगदान की सराहना की। उन्होंने कल चंडीगढ़ में कहा कि छोटे क्षेत्रफल और कम आबादी वाला हरियाणा राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी खरीद पोर्टल GeM पर कल तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। इस पोर्टल की शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उद्यमिता क्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए GeM पोर्टल को महत्वपूर्ण बताया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कल से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है। पहले इसकी शुरुआत मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शहरों में की जाएगी। बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। रिजर्व बैंक के अनुसार इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में मोबाइल फोन निर्यात दोगुने से भी अधिक होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इन 7 महीनों में मोबाइल फोन का निर्यात $5 अरब से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह $2 अरब 20 करोड़ था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ट्वीट पर श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का क्रम जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। North East Diary program, broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m., brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of North East India. Don't forget to tune in. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मातृत्व मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार वर्ष 2014-16 में ये दर प्रति लाख 130 थी, जो वर्ष 2018-20 में घटकर 97 रह गई है। मातृत्व मृत्यु दर में कमी पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार की अनेक स्वास्थ्य योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश ने पिछले 8 वर्षों में तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रौद्योगिकी उत्पादक बन गया है। नई दिल्ली में स्टार्टअप राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में 7 से 8 हजार स्टार्टअप देश में हैं। ये सस्ती प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रहे हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि देश मोबाइल फोन निर्माताओं में विश्व में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि देश वाहन उद्योग, रक्षा, बिजली, इलेक्ट्रॉनिकी, उर्वरक और औषधि निर्माण जैसे सभी क्षेत्रों में उदयमान राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र 25 से 30 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। 8 साल पहले इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। सीमा पार से ड्रोन और हथियारों की तस्करी सहित आतंकी कार्रवाई की अनेक चुनौतियों के बावजूद देश के सीमा सुरक्षा बल ने राष्ट्र रक्षा में उत्कृष्ट कार्य किया है। जम्मू में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर महानिरीक्षक DK बोरहा ने कहा कि पाकिस्तान से 192 किलोमीटर की लंबी सीमा से ड्रोन गतिविधि और आतंकियों की घुसपैठ रोकने में सीमा सुरक्षा बल सफल रहा है। ड्रोन से गिराए गए बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकियों की घुसपैठ पूरी तरह से रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल हमेशा तत्पर रहा है। और अब नजर डालते हैं अगले वर्ष भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की खबर पर। भारत कल G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण करेगा। इस सिलसिले में कल देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के लोगों के साथ रोशनी की जाएगी। इस लोगों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफेद, हरे तथा नीले रंग से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। लोगों में प्रकृति के साथ सामंजस्य रखने के प्रति भारत की जीवन दृष्टि के तौर पर दर्शाया गया है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, जिससे देश को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में करीब 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। श्रीलंका भारत संघ के अध्यक्ष किशोर रेड्डी ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना एक महान अवसर है। हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में श्री रेड्डी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत G20 के मंच पर श्रीलंका जैसे देशों के हितों की रक्षा करेगा। श्री रेड्डी ने कहा कि आने वाले 1 साल में विभिन्न स्थानों पर G20 से जुड़ी बैठकों के आयोजन से भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण का विस्तार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों का चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए किया गया है। इनमें एथलीट सीमा पूनिया और एल्डोस पॉल, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय, महिला बॉक्सर निखत जरीन, हॉकी खिलाड़ी दीप ग्रेस एक्का, भारोत्तोलक विकास ठाकुर, कुश्ती खिलाड़ी अंशु और सरिता तथा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तरुण ढिल्लों शामिल हैं। 5 खेल प्रशिक्षकों को नियमित श्रेणी में और 3 खेल प्रशिक्षकों को आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं में अश्वनी अकुंजी, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश और नीर बहादुर गुरंग शामिल हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब फीफा फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं हमारे खेल संवाददाता हिमांशु कांडपाल। फुटबॉल विश्व कप में आज भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे ग्रुप डी में फ्रांस का मुकाबला ट्यूनीशिया से और ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क से होगा। इस ग्रुप से प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का आज फैसला होगा। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बीच मैच के विजेता का अंतिम 16 में जगह बनाना लगभग तय है। ट्यूनीशिया को अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए न सिर्फ फ्रांस को बड़े अंतर से हराना होगा, बल्कि उसे दूसरे मैच में डेनमार्क की ऑस्ट्रेलिया पर जीत की कामना भी करनी होगी। देर रात 12:30 बजे ग्रुप सी में पोलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से और सऊदी अरब का मैक्सिको से होगा। अब तक इंग्लैंड, अमेरिका, नीदरलैंड्स, सेनेगल, फ्रांस, ब्राजील और पुर्तगाल अंतिम 16 में स्थान बना चुके हैं। क्राइस्टचर्च में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 220 रन का लक्ष्य दिया है। बारिश के कारण इस समय खेल रुका हुआ है। खेल रोके जाने के समय न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 1 विकेट पर 104 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत की पूरी टीम 47 ओवर और 3 गेंद में 219 रन पर सिमट गई। वॉशिंगटन सुंदर ने 51 और श्रेयस अय्यर ने 49 रन बनाए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरा मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा हॉकी टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों लगातार 2 पराजय के बाद हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम आज तीसरे टेस्ट मैच में विश्व की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने की पूरी कोशिश करेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर राउरकेला में होने वाले विश्व कप की तैयारियों के सिलसिले में ये श्रृंखला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व कप के मुकाबले 13 जनवरी से शुरू होंगे। असम सरकार आज राज्य के 35,800 विद्यार्थियों को डॉक्टर बनिकांता काकोती मेरिट पुरस्कार प्रदान करेंगी। उच्च माध्यमिक की अंतिम परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। 60% अंक प्राप्त करने वाली 29,748 छात्राओं और 75% अंक प्राप्त करने वाले 6,052 छात्रों को स्कूटी मिलेगी। पुरस्कार समारोह गुवाहाटी के खानापाड़ा पशु चिकित्सा महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। नागालैंड में 23वें हॉर्नबिल उत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये उत्सव नागा विरासत ग्राम किसामा में कल से 10 दिसंबर तक चलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। देश में कठिन आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता का उपयोग किया जाएगा। ये सहायता बिना किसी शर्त के दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता मालदीव के तेज आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। भारत में 2018-2020 में मातृत्व मृत्यु दर में भारी गिरावट। राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी। भारत की G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के दिन कल देश की 100 इमारतों पर रोशनी की जाएगी। क्राइस्टचर्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच वर्षा के कारण रुका हुआ है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।